वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एक काल्पनिक रचना है और इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क पाठकों के लिए अभिप्रेत किया गया है। इसमें दिए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और दुर्घटनाएं या तो लेखक की कल्पना का उत्पाद हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग मात्र मानी जाएगी। कालकोठरी की पहली मंजिल के शहर के पास स्थित एक छोटे से समाशोधन में एक रहस्यमयी पोर्टल खुल गया है। एक अजीब सा मुखौटा पहने एक युवक उसमें से निकला। जैसे ही वो बाहर आया, द्वार उसके पीछे जोर से बंद हो गया और गायब हो गया। युवक का दाहिना हाथ उसके शरीर से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। पहले वो एक काले तरल पदार्थ में बदली, फिर एक प्यारी सी बिल्ली के बच्चे में। एक ही छलांग में वो युवक के कंधे पर चढ़ गई। ये युवक नीमो था, जो अंततः लिम्बो से निकल गया था और 7 अजेय काल कोठरियों में से एक की पहली मंजिल पर पहुंच गया था। समूह से मिले निर्देशों का पालन करते हुए नीमो ने आसानी से शहर की खोज की। अपने साहसी पहचान पत्र का इस्तेमाल करके वो बिना किसी परेशानी या अनावश्यक ध्यान दिए शहर में प्रवेश कर गया। नीमो को पता था कि सभी काल कोठरी शहरों में टेलीपोर्टेशन द्वार थे, जो किसी को भी काल कोठरी के बाहर जुनोनिया तक ले जा सकते थे। नीमो का वर्तमान लक्ष्य काल कोठरी का अन्वेषण करना या आगामी मुकदमे के बारे में जानकारी प्राप्त करना नहीं था। नीमो जिस सबसे महत्वपूर्ण चीज का इंतजार कर रहा था, वो थी काल कोठरी से निकलकर अंततः जुनोनिया पहुंचना, जहां वो सोच सके कि आगे क्या करना है। जब तक नीमो काल कोठरी से बाहर नहीं निकल जाता, उसे ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो वास्तव में लिम्बो से बाहर आ गया है। प्रत्येक शहर में लिम्बो शहरों की तरह एडवेंचरर्स गिल्ड की एक शाखा थी, जो टेलीपोर्टेशन गेटों के रखरखाव और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार थी। नीमो ने आसानी से एडवेंचरर्स गिल्ड की शाखा भवन ढूंढ लिया और बिना किसी बाधा के उसमें प्रवेश कर गया। उसने अपने बैग में रखे कुछ जानवरों के शव सौंप दिए और ज़रूरी रकम प्राप्त कर ली। फिर टेलीपोर्टेशन का खर्च चुकाने के बाद वो बिना किसी परेशानी या आश्चर्य के उस द्वार से अंदर गया, जो उसे काल कोठरी से बाहर ले गया। गिल्ड शाखा द्वार के माध्यम से टेलीपोर्ट करना उस रहस्यमय द्वार से अलग नहीं था, जो उसे लिम्बो से बाहर लाया था। कुछ ही सेकंडों में नीमो ने खुद को एक खुले मैदान में पाया, जहां बहुत से लोग थे। स्थानीय सूरज की तेज रोशनी देखकर उसकी पलकें झपक गईं। आसमान साफ था और ढेरों आवाज़ों का शोर थोड़ा उलझन भरा था। तभी किसी ने उसे पीछे से हल्का सा धक्का देकर आगे बढ़ने को कहा। तभी नीमो आगे बढ़ा और भीड़ में शामिल हो गया। लेकिन वो अभी गेट से ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे महसूस हुआ कि कई अज्ञात शक्तियां उसके साथ संबंध स्थापित करने लगी हैं। नीमो ने भौहें चढ़ाईं और ये देखने का निश्चय किया कि क्या हो रहा है, और वो कांप उठा। नीमो को लगा कि ये ताकतें जो उससे जुड़ने लगी थीं, बिल्कुल भी नई नहीं थी। दरअसल ये उसके पुराने संबंध थे, जो काल कोठरी और लिम्बो से निकलने के बाद फिर से जुड़ने लगे थे। भूलभुलैया महाद्वीप के एक अज्ञात कोने में, जहां ये 7 अजेय काल कोठरी स्थित थीं, एक छोटी सी अंधेरी गुफा के अंदर कई पहाड़ों में से एक में एक छोटा चमगादड़ जैसा प्राणी छत से उल्टा लटका हुआ था। वो प्राणी अपने आसपास के वातावरण में घुल मिल गया था और जीवित प्राणी की अपेक्षा मूर्ति जैसा अधिक लग रहा था। लेकिन अचानक उस प्राणी ने अपनी चमकदार रक्तलाल आंखें खोली, जिनमें आश्चर्य और आशंका देखी जा सकती थी। इतने समय और इंतजार के बाद अंततः उस प्राणी ने लंबे समय से खोया हुआ संपर्क प्राप्त कर लिया, जो पुनः स्थापित होने लगा। बिना किसी देरी के वो प्राणी छत से नीचे उतरा और जमीन पर गिरने से पहले अपने जालनुमा पंख फैलाए और खून के धब्बे की तरह तेजी से एक और भागा, जहां से उसे एक हल्का सा संपर्क मिला, जो धीरे धीरे मजबूत होने लगा। इस समय वो बस खून के बारे में सोच रहा था, उस आदमी का खून जिसने कभी उसे जगाया था, और वो खून जो उसके जीवन का अर्थ था। उसके सारे विचार उसके खून पर केंद्रित थे। खून, खून, खून। इसके प्रभाव में उसने ये नहीं देखा कि कैसे दूसरा कनेक्शन, जिससे वो सबसे अधिक डरती थी, बहाल होने लगा। एक ऐसा कनेक्शन जिसके कारण उसे हाइबरनेट करना पड़ा ताकि उसे खोजा ना जा सके। ड्रैगन्स के प्रसिद्ध क्षेत्र के किनारे पर, भूलभुलैया महाद्वीप के केंद्र से अधिक दूर नहीं, पहाड़ों में से एक में एक बड़ी अंधेरी गुफा में, जिसके प्रवेश द्वार से ताज़ा खून बह रहा था, एक वयस्क ड्रैगन अपने विशाल ड्रैगन रूप में लेटा हुआ था। उसके 2 विशाल पंख, 4 पंजे, सिर पर विशाल सींग और रक्तलाल शल्क थे। उसके पूरे शरीर पर खून पानी की तरह बह रहा था, मानो वो उसे धो रहा हो। ये एक वयस्क ब्लड ड्रैगन था, जो सबसे दुर्लभ और शापित ड्रैगन प्रजातियों में से एक था।
न केवल अन्य जातियां बल्कि अन्य ड्रैगन भी उससे डरते और उससे दूर रहते थे। जब भी संभव होता, अन्य ड्रैगन प्रजातियां ऐसे ड्रैगनों को उनकी शक्ति प्राप्त करने से पहले ही नष्ट करने का प्रयास करती थीं। वर्तमान में ब्लड ड्रैगन रक्तरेखा इतनी कमजोर हो गई कि मुख्य रूप से लोगों की राय में केवल ब्लड ड्रैगनॉइड्स ही बचे हैं, वे ड्रैगन जिनके पास सच्चे ड्रैगन की शुद्ध रक्तरेखा नहीं थी, बल्कि अन्य जातियों के रक्त से विस्थापित हो गए थे। हालांकि इसके बावजूद इस वयस्क ब्लड ड्रैगन के खून में ट्रू ब्लड ड्रैगन्स का शुद्ध खून बह रहा था, जो असंभव लग रहा था। आंखें बंद करके लेटी ड्रैगन ने अचानक आंखें खोली और हैरान होकर इधर-उधर देखा। फिर उसने अपनी नज़र एक खास दिशा में घुमा ली। अचानक उसे एक ऐसा जुड़ाव महसूस हुआ जो उसने बहुत पहले खो दिया था। वो बंधन जो उसने रेन वंश के एक जीवित वंशज के साथ अपने चमत्कारिक कार्यों के बदले में बनाया था। उसके साथ उसने व्यक्तिगत तौर पर जो किया था, उसके लिए, पैतृक वंश को पुनः स्थापित करने में उसकी मदद के लिए। ड्रैगन की नज़र उस रक्तलाल अंडे पर पड़ी जो उसके आलिंगन में धड़क रहा था। उसका अभी तक अजन्मा बच्चा। ड्रैगन को तुरंत समझ आ गया कि उसके अजन्मे बच्चे ने इस आदमी के साथ कैसा रिश्ता बना लिया है। अंडे के अंदर रहते हुए भी बच्चे ने अपने माता पिता के साथ रिश्ता बना लिया है। ड्रैगन ने बस आह भरी और अपना विशाल सिर हिलाया और फिर वापस सो गया और अंडे के फूटने का इंतजार करने लगा। ड्रैगन को जो कुछ भी हुआ था उस पर कोई पछतावा नहीं था। उसे यकीन था कि उसने अपना निशान बनाकर उसका पूरा बदला ले लिया है, जो उसे ड्रैगन की शक्ति का उपयोग करने में मदद कर सकता है। ड्रैगन जानता था कि अगर उसने बदला लेने की ठान ली तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालेगी। उसके लिए सिर्फ खुद और उसके अजन्मा बच्चा ही अहम है। विशाल मानव महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, जिस पर सुदूर अतीत में भूल भुलैया महाद्वीप के मूल निवासियों ने आक्रमण किया था, पिशाचों की एक प्रसिद्ध जाति द्वारा शासित क्षेत्र में, पुराने अंधेरे महलों में से एक में, इसके सबसे गहरे भाग में एक उत्तम ताबूत था। ताबूत के अंदर एक खूबसूरत औरत आंखें बंद किए लेटी थी। उसकी त्वचा लाश जैसी रंगत लिए हुए थी और बाल लंबे काले थे। पहली नज़र में उसकी सांसें या दिल की धड़कन नजर आना नामुमकिन था। वो बिल्कुल लाश जैसी लग रही थी। हालांकि इस महल और इसके निवासियों से अच्छी तरह वाकिफ रहने वाले निवासी इस महिला को अच्छी तरह जानते थे। वो सबसे शक्तिशाली पिशाचों में से एक थी, पिशाच राजा की सबसे वफादार प्रजा में से एक। पिशाचिनी अपना अधिकांश समय ताबूत में बिताना पसंद करती थी और उसे ये पसंद नहीं था कि पिशाच राजा के अलावा कोई भी उसकी नींद में खलल डाले। और इस प्रकार अपने प्रिय ताबूत पर लेटे हुए पिशाच ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी लाल आंखें चमक उठी और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। आखिरकार उसे अपने उन दो रिश्तों का एहसास हुआ जो उसने बहुत पहले खो दिए थे, जिन्हें उसने ढूंढने और पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जो अचानक गायब हो गए थे, अब फिर से उसके साथ थे। अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाने के कारण वो जोर से हंस पाई। आखिरकार, आखिरकार तुमने छिपना बंद कर दिया, वो चिल्लाई। मालिकिन, एक बूढ़े पिशाच की आवाज आई जो अचानक नौकर के कपड़े में उसके बगल में प्रकट हुआ। अल्फोंसो, उसने अपने वफादार नौकर को पहचान लिया। वे वापस आ गए हैं। मालिकिन की बातें सुनकर बूढ़े पिशाच अल्फोंसो को तुरंत समझ नहीं आया कि क्या कहा जा रहा था। हालांकि उनकी खुशी और हंसी देखकर उसे जल्द ही बात का सार समझ में आ गया और उसकी नजरें गंभीर हो गईं। आपका क्या आदेश है? उसने पूछा। एक दस्ता इकट्ठा करो और उन्हें ढूंढने के लिए भेजो। मैं अपनी आत्मा का एक टुकड़ा फिर से तैयार करूंगी ताकि वे उन्हें ढूंढ सकें। लेकिन मालिकिन, पिछली बार आपको इसकी वजह से बहुत तकलीफ हुई थी, अल्फोंसो ने कहना शुरू किया। अल्फोंसो, ये छोटी चीजें हैं, मुख्य बात यह है कि बहुत देर होने से पहले ही इन्हें ढूंढ लिया जाए, पिशाच ने उसे बीच में ही टोक दिया। अल्फोंसो ने पुनः घुटने टेके और क्षमा मांगी। आदेश आया, उन दोनों को जीवित वापस लाओ। मैं आज्ञा मानता हूं। इन शब्दों के साथ अल्फोंसो गायब हो गया। है, मैं तुम्हारे खून का स्वाद चखने के लिए बेताब हूँ हबी, और मुझे उम्मीद है कि ये सपनों जैसा मीठा होगा, पिशाच ने स्वप्निल स्वर में कहा। लेकिन फिर उस छोटे जीव को याद करके उसका मन उदास हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिरकार जिस प्राणी की बात हो रही है वो कुछ हद तक उसका ही एक हिस्सा था।
उसकी आत्मा का एक हिस्सा जिसने अपनी चेतना प्राप्त कर ली और विद्रोह करने का निर्णय ले लिया था, और ये याद करते हुए कि ये प्राणी वर्तमान में उसके तथाकथित पति के खून पर पल रहा था, उसने अपनी ताकत वापस पा ली और कुछ हद तक पुनर्जन्म की प्रक्रिया से गुजरते हुए वो न केवल उसके लिए बल्कि उसके पति के लिए भी एक बेटी बन गई। पिशाच इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकता था। यही कारण है कि पिशाच उसे परिपक्व होने से पहले ही वापस पाने के लिए इतना उत्सुक था। आकाशीय महाद्वीप। वाल्किरीज द्वारा शासित सबसे बड़े शहर राजधानी में स्थित एक छोटे से कमरे में लंबे बैंगनी बालों वाली एक खूबसूरत महिला बैठी थी। वो आंखें बंद किए बैठी थी, उसकी सांसें मूर्ति की तरह शांत थी। उसने वही सफ़ेद कपड़े पहने थे जो ज़्यादातर वाल्किरीज अपने घरों में पहनना पसंद करती थीं। कमरे का आंतरिक भाग मिनिमल स्टाइल में डिज़ाइन किया गया था, लेकिन दो वस्तुओं ने ध्यान आकर्षित किया, महिला की सुंदरता और दीवार पर टंगी हुई उत्कृष्ट तलवार। तलवार से एक अजीब सा कंपन आ रहा था और उसे देखने वाला हर कोई बता सकता था कि ये कोई साधारण तलवार नहीं बल्कि एक खास तलवार है। हालांकि सभी को यकीन था कि ये तलवार कोई पवित्र तलवार या काली तलवार नहीं है बल्कि कुछ और है, क्योंकि इसमें इन पौराणिक तलवारों जैसी भव्यता नहीं थी। अचानक वो सुंदरी सेहर उठी और उसने अपनी आंखें खोल दी जो बैंगनी रंग से चमक रही थीं। उसकी आत्मा में कुछ हलचल हुई। सुंदरी असमंजस में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद ही उसे समझ आया कि माजरा क्या है। उसने अपने गालों पर कुछ गर्म सा महसूस किया और जब उसने उन्हें छुआ तो उसे एहसास हुआ कि वो आंसू थे। वो अनजाने में रो रही थी। तो तुम जीवित हो? सुंदरी ने अपनी स्पष्ट आवाज में कहा, जिसमें कड़वाहट, उदासी, खुशी और भ्रम मिश्रित थे। रोना न बंद करने का निर्णय करते हुए वो अपनी यादों में डूब गई, जिन्हें वो भूलने और याद न आने की कोशिश कर रही थी। वे यादें जो उसके लिए सबसे ज्यादा जीवित थीं, लेकिन साथ ही उसे एहसास हुआ कि ये यादें हमेशा उसकी अपनी नहीं थीं। जब वो इन यादों में डूबी हुई थी तब तक उसके आंसू बहना बंद हो चुके थे। जल्दी उसने अपनी आंखें खोली और उसे पहले से आत्मविश्वास था। सुंदरी ने एक निर्णय लिया। खड़ी होकर उसने सफ़ेद कपड़े उतारकर एक सुंदर कवच पहन लिया। दीवार के पास जाकर जहां तलवार टंगी थी उसने उस पर हाथ फेरा। क्या तुम मेरे साथ हो साथी? उसने पूछा और तलवार ने उसकी ओर जवाब दिया। संतुष्ट मुस्कान के साथ उसने दीवार से तलवार उतार ली और उसे अपनी बेल्ट में बांधकर उस कमरे से बाहर निकल गई जो हाल के वर्षों में उसकी जेल बन गया था। सुंदरी ने निर्णय लिया कि अब वो बहुत हो चुकी है और अब वो अपनी माँ और वाल्किरीज काउंसिल की बातों का पालन नहीं करेगी। वो दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा अपने वंश, वाल्किरी वंश से नफरत करती थी। उस शाम को पूरे आकाशीय महाद्वीप में अलार्म बज गया और एक अफवाह फैल गई कि वाल्किरीज में से एक ने अपनी बहनों के खिलाफ तलवार उठाई, 4 युवा वाल्किरीज की जान ले ली और भाग गई। इस घटना के कारण संपूर्ण आकाशीय महाद्वीप सतर्क हो गया। एक छोटे से कैफे के सामने एक छोटी सी खुली जगह विकृत होने लगी। तभी एक गोलाकार द्वार खुला जिससे 2 लोग बाहर निकले, एक युवक जिसके काले बाल और भूरी आंखें थी और एक सामान्य लड़की जिसके छोटे काले बाल और भूरी आंखें थीं। दोनों ने ऐसे अनोखे कपड़े पहने थे जो आमतौर पर लोग सिर्फ काल्पनिक कहानियों और खेलों में देखते हैं। जिन्होंने भी ये देखा वे दंग रह गए। अचानक सबको एहसास हुआ कि ये तो किसी दूसरी दुनिया से लौटे जागृत लोग हैं। जिन लोगों को पहले ये बात समझ आई उन्होंने तुरंत अपने फ़ोन निकाले और जोड़े की तस्वीरें लेने लगे। वे ईदान और एरेबल थे जो आखिरकार अपने गृहलोक में लौट आई थी, ठीक उसी स्थान पर जहां से उन्हें लिम्बो भेजा गया था। और ये घटना उनके लापता होने के 1 वर्ष और 9 महीने के बाद घटित हुई। ईदान को तुरंत एहसास हुआ कि वो अपनी पहचान छिपाने के लिए भूत का मुखौटा लगाना भूल गया था। बिना समय गंवाए उसने एरेबल का हाथ पकड़ा और शोरगुल के कारण आसपास जमा हो रही भीड़ से दूर भाग गया। ईदान के विपरीत एरेबल के लिए भूत का मुखौटा पहले से ही उसके स्वभाव का हिस्सा बन चुका था और वो उसे लगभग कभी नहीं उतारती थी। जागृत अवस्था में अपनी शक्ति के कारण वे आसानी से उस सुनसान गली तक पहुंच जाते थे। वहां पहुंचते ही ईदान ने तुरंत अपना भूत का मुखौटा निकाला और पहन लिया। ये अनुभूतियां असामान्य थी। जब उसका रूप और आभामंडल बदला तो एरेबेल, जो चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी, ने उसे अजीब नजरों से देखा। क्या? ईदान ने एरेबेल के अजीब चेहरे पर ध्यान देते हुए पूछा। मैं कैसे कहूँ, तुम सचमुच अजीब लग रहे हो। एरेबेल ने उसके असामान्य नए रूप को देखते हुए उत्तर दिया। उसके काले बाल हल्के और थोड़े लंबे हो गए हैं और उसकी भूरी आंखें नीली हो गई हैं। बाहर से वो किसी धनी परिवार का सदस्य लगता था। एरेबेल, जो उसके सामान्य देहाती रूप की आदी थी, जो उसे पहले से ही पसंद था, ये देखकर शर्मिंदा थी कि वो जो हुआ करता था उसके बिल्कुल विपरीत हो गया था। तुम्हें मेरा नया रूप कैसा लगा? ईदान ने पूछा और एरेबेल ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिला दिया। मुझे तुम्हारा हमेशा वाला रूप ज्यादा पसंद है।
इस रूप में तुम बिल्कुल एक अलग इंसान लग रहे हो, ऐसा इंसान जिस पर मैं बिना किसी वजह के कभी भरोसा नहीं करूंगी, उसने ईदान के नए रूप की सराहना करते हुए कहा। बस बहुत हो गया, चलो कपड़े बदल लेते हैं। ईदान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कपड़े उतार फेंकते हुए निर्णायक रूप ही सुझाव दिया। उसने वो पोशाक निकाली जो उसने दूसरी दुनिया में जाने से पहले गाला बॉल में पहनी थी, और उसे पहनने लगा। दुर्भाग्य से उसके पास और कोई कपड़े नहीं थे। शर्मिंदगी से भरी एरोबेल ने उसके सामने अपने कपड़े नहीं बदले। हालांकि वो अपने लिए एक छोटा सा आश्रय बना सकती थी, लेकिन उसने सोचा कि वो एक पल रुककर ईदान को देख लेगी जो कपड़े बदल रहा था, अपनी हरकतें छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। ईदान ने एरोबेल की थोड़ी सी भी शर्मिंदगी को नज़रअंदाज करते हुए जल्दी से अपने कपड़े पहने। उसने तंबू का कपड़ा और पट्टियां निकालकर एक अस्थायी आश्रय बनाया जो एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त जगह वाला था। एरोबेल तुरंत अंदर गायब हो गई और अपने कपड़े बदलने लगी। तभी ईदान को समस्याग्रस्त लोमड़ी के बारे में याद आया। कोको, ईदान ने पुकारा। वहां सन्नाटा छा गया और यहां तक कि एरोबेल के कपड़े बदलने की आवाज भी बंद हो गई। क्या वो यहाँ है? चिंतित एरोबेल ने मानसिक संपर्क के माध्यम से पूछा। नहीं, वो यहाँ नहीं है, यही समस्या है। मुझे शक है कि वो चुपके से हमें देख रही है, जब तक कि वो लिम्बो में रहने के बजाय हमारे साथ यात्रा कर रही हो। लेकिन ये जानते हुए कि कोको हमें सिस्टम से मिले एक काम के इनाम के तौर पर मिली है, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारे साथ है। कोको, बाहर आओ। अगर तुम नहीं आई तो तुम्हें और मिठाई नहीं मिलेगी, एरोबेल ने ईदान की राय से सहमति जताते हुए कहा। उन्हें जल्द से जल्द कोको के लिए नियम बनाने की जरूरत थी, ताकि जब भी उसे मिठाई के बदले में उनकी तस्वीरें लेना दिलचस्प और उपयोगी लगे तो वो उनकी तस्वीरें ना ले, जैसे कि अभी जब वे कपड़े बदल रहे थे। दंपत्ति सही थे। कोको ने बिना अपना परिचय दिए उन्हें देखा और तस्वीरें ली, ताकि बाद में उन्हें मिठाई के बदले में दे सके। मालकिन की चेतावनी सुनकर उसने झट से अपना कैमरा छिपाया और अपनी अदृश्य जगह से निकलकर जोड़े के सामने प्रकट हो गई। उसकी मासूम आंखें मानो पूछ रही थीं कि उसे क्यों बुलाया गया है, लेकिन उसके सामने उसका मासूम चेहरा अब काम नहीं कर रहा था। साथ रहते हुए वे कोको के धूर्त और चंचल स्वभाव को जान चुके थे। जो कुछ भी तुमने निकाला है उसे निकाल दो, एरोबेल ने आदेश दिया, लेकिन कोको ने मूर्खता का नाटक करते हुए अपना सिर झुका लिया। अब तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते, थूक दो वरना कैंडी नहीं मिलेगी, एरोबेल ने धमकी दी। जब कोको को कैंडी के बारे में पता चला तो उसने हार मान ली और अपने बैग से ईदान की 1 दर्जन और एरोबेल की सिर्फ 1-2 तस्वीरें निकाली। ईदान की दाईं तरफ आंख झुंझुनाहट से फड़कने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी इतनी सारी तस्वीरें क्यों हैं, खासकर वो जिनमें वो अंडरवेयर में है। उसने एरोबेल की ओर एक अजीब नज़र डाली, जिसने तुरंत अपनी नज़रें दूसरी ओर कर ली। ईदान ने तुरंत महसूस किया कि शायद एरोबेल कोको के साथ उसकी तस्वीरों के बदले में चुपचाप मिठाइयां बांट रही थी। इसीलिए कोको एरोबेल के बजाय ईदान की तस्वीरें ज्यादा लेती है, क्योंकि ईदान उसके साथ मिठाइयां कम ही बांटता है। हालांकि ईदान को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी कि एरोबेल को उसकी बहुत सारी तस्वीरें मिल जाएंगी, तो वो नाराज भी नहीं हुआ। किसी को नहीं पता था कि कोको ने पहले कितनी तस्वीरें ली थी, या वो उन सभी को दिखा रही थी या नहीं। ईदान ने कहा, कोको, हम तुम्हें तस्वीरें लेने से मना नहीं करते, लेकिन हम तुमसे कहते हैं कि इन्हें हमारे अलावा किसी और को मत दिखाना। क्या ये ठीक है? ईदान की सख्त आवाज सुनकर कोको ने तुरंत कई बार सिर हिलाकर उसकी मांग मान ली। उसने वैसे भी अपनी तस्वीरें किसी और को नहीं दिखाई थी, सिवाय उस बार के जब उसने एस्मे को कैंडी के बदले में सूर्यास्त की 2 तस्वीरें दी थी। एरोबेल भी ईदान से सहमत थी। कोको जब चाहे हमारी तस्वीरें ले सकती है, लेकिन उसे उन्हें कभी किसी को नहीं दिखाना चाहिए। जब मामला सुलझ गया तो ईदान ने एक कैंडी निकाली और कोको को दी। उसने खुशी से उसे अपने नन्हे पंजों से ले लिया और उसका मुंह खुशी से चमक उठा। ईदान ने बस अपना सिर हिला दिया और आश्चर्यचकित हुआ कि कोको को खुशी देना कितना सरल और आसान था। कपड़े बदलने के बाद ईदान और एरोबेल ने वर्तमान स्थिति का आकलन करना शुरू कर दिया। टेलीपोर्टेशन से पहले जो कुछ भी उनके पास था, वो सब कुछ अभी भी उनके पास है। कुछ नकदी, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कार्ड। उनके पास संघ के नागरिकों और राजधानी के निवासियों के आईडी कार्ड भी थे। हालांकि स्मार्टफोन में अब बैटरी चार्ज नहीं थी।
आइए हम अभी अपने स्मार्टफोन और अन्य वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारी पहचान उजागर हो सकती है। ईदान ने अरेबेल से सुझाव दिया और वो तुरंत सहमत हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्हें सोचनी थी वो थी उनकी नई पहचान। उन्हें क्या नाम चुनना चाहिए और नई पहचान पत्र कैसे मनवाने चाहिए। आपदा के बाद भी मनुष्यता ने अपनी सभी उपलब्धियां नहीं खोई थी और अधिकतर सेवाएं जैसे कि नए स्मार्टफोन खरीदना, परिवहन सेवाएं और अन्य कई बातें पहचान पत्र से जुड़ी हुई थी। अपनी पहचान की पुष्टि किए बिना वे अपनी सभी योजनाओं को अंजाम नहीं दे सकते थे। स्वतंत्र रूप से कार्य करना तो दूर की बात है। डिंग! मेजबानों को दूसरी दुनिया की अपनी पहली यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करने और अपनी मूल दुनिया में वापस लौटने पे बधाई। अचानक वे व्यवस्था जो उनके लौटने के बाद से चुप थी, बोली। डिंग! सुप्रीम की उपाधि के लिए प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। डिंग! सिस्टम ने पाया कि मेजबानों का अटैचमेंट 50% से अधिक हो गया है। डिंग! सिस्टम मेजबानों को मंगेतर और मंगेतर की भूमिकाएं सौंपता है। डिंग! सिस्टम के सभी फंक्शन अनलॉक करने के लिए आपको कार्यों की एक श्रृंखला दी गई है। पहला कार्य अटैचमेंट को 75% तक बढ़ाना। डिंग! दूसरा कार्य माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना। डिंग! तीसरा कार्य विवाह करना, आधिकारिक रूप से पति पत्नी बनना। डिंग! जब सभी कार्य पूरे हो जाएंगे तो सुप्रीम पति सिस्टम और सुप्रीम पत्नी सिस्टम पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाएगा। ईदान और एरेबेल सिस्टम से आए संदेश सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें अजीब लगा, मानो उनके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। मंगेतर? ईदान ने पूछा। मंगेतर? अरेबेल ने पूछा। उनकी नजरें फिर मिली, लेकिन इस बार पिछली बार जितना आश्चर्य नहीं हुआ। उन दोनों को पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि उनका सिस्टम कहाँ जा रहा है, और जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, सिस्टम ने अंततः उनके अनुमान की पुष्टि की। उनकी व्यवस्था अभी पूरी तरह से चालू नहीं हुई थी। इसके लिए उन्हें आधिकारिक तौर पर पति पत्नी बनना जरूरी था। जब ईदान और अरेबेल इस बारे में सोच रहे थे, सिस्टम ने अपनी उल्टी गिनती जारी रखी। डिंग! वर्ल्ड क्वेस्ट का पहला काम रेन कबीले के वंशज को ढूंढकर उसे अपना चैंपियन बनाना है। सफलतापूर्वक पूरा हुआ। डिंग! वर्ल्ड क्वेस्ट का पहला कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने का इनाम एक छोटा सा स्थानिक क्रिस्टल है। जोड़े के सामने एक छोटा सा भंवर दिखाई दिया और फिर एक दरार जिसमें से एक छोटा सा काला क्रिस्टल उड़कर हवा में मंडरा रहा था। ये क्रिस्टल गहरे रंगों से चमक रहा था और बहुत ही असामान्य लेकिन सुंदर लग रहा था। ईदान ने हाथ बढ़ाकर क्रिस्टल को पकड़ लिया और ध्यानपूर्वक उसकी जांच की। ये किस लिए है? ईदान ने क्रिस्टल की जांच करते हुए पूछा। जैसे ही क्रिस्टल दिखाई दिया, कोको की नजरें उस पर टिक गई और धीरे धीरे उसके मुंह से लार टपकने लगे। उसने जोर से निगला, जिससे ईदान और अरेबेल का ध्यान उसकी ओर गया। लोमड़ी के बच्चे की हालत देखकर दंपति थोड़ा चिंतित हो गए। ये स्पष्ट था कि क्रिस्टल ने कोको का ध्यान आकर्षित कर लिया था और वो वास्तव में उसे चाहती थी। हालांकि ईदान और अरेबेल दोनों जानते थे कि सिस्टम के इनाम आसान नहीं थे और सभी विकल्पों पर विचार किए बिना उसे लोमड़ी के बच्चे को दे देना मूर्खता होगी। इसलिए ईदान ने क्रिस्टल को तिजोरी के अंदर रख दिया। क्रिस्टल के गायब होने के बाद ही कोको का व्यवहार सामान्य हो गया। क्रिस्टल के प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए उसने तुरंत अपने बैग से एक कैंडी निकाली और क्रिस्टल का आकर्षण मिटाने के लिए लालच सिखाने लगी। डिंग! वर्ल्ड क्वेस्ट का दूसरा कार्य अपने चैंपियन को 5 विश्व राजाओं के सिंहासन की कुंजी और सुराग पाने में मदद करें। सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। डिंग! वर्ल्ड क्वेस्ट के दूसरे कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने का इनाम जूनोनिया की दुनिया से ब्लड लाइन पोषण के साथ लॉटरी के एक स्क्रोल या 1000 सिस्टम पॉइंट्स के बीच चुनना है। ये सचमुच दिलचस्प था। ईदान और अरेबेल को ये पता नहीं था कि पहले कार्य के लिए क्या इनाम मिलेगा, लेकिन दूसरे कार्य ने उन्हें पहले से अधिक समझदार बना दिया। 1000 सिस्टम पॉइंट्स एक जोड़े के लिए बहुत बड़ी रकम है और इसने ईदान और अरेबेल को सोचने पर मजबूर कर दिया। सिस्टम, क्या इसकी कोई गारंटी है कि हम सभी को ब्लड लाइन पोषण जरूर मिलेंगे, और वो किस रैंक के होंगे? इस बार ईदान को ये जानने में बहुत दिलचस्पी थी कि उनकी नई वंशावली किस रैंक की होगी। उनकी पहली वंशावली पहले से ही उनके वर्तमान स्तर से एक रैंक ऊपर थी और भविष्य में उन्हें इसे बढ़ाने के लिए अपनी जाति के अन्य अधिक शक्तिशाली सदस्यों के रक्तसार को प्राप्त करना होगा। मेजबान,
पहला विकल्प चुनते समय आप में से प्रत्येक को एक पोषण मिलना निश्चित है। लॉटरी सिस्टम में जीत जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जहां तक रैंक की बात है, पोषण में कोई रैंक नहीं होती, लेकिन ये हमेशा मेजबान की स्वीकृति के समय की रैंक से एक रैंक ऊपर होगी। ओह, ईदान ने उत्तर दिया। जो उसने सुना था वो उससे आश्चर्यचकित था। इसका मतलब ये था कि अगर ईदान और अराबेल गोल्डन रैंक तक पहुंच जाते और एक नया पोषण लेते तो उनका नया वंश प्लैटिनम बन जाता। हालांकि उनका पहला वंश तब तक गोल्डन ही रहेगा जब तक वे रक्तसार नहीं खोज लेते और उसकी रैंक बढ़ाने के लिए उपयुक्त पोषण नहीं बना लेते। अराबेल के पास वैल्किरी का रक्त का सार पहले से था, जो उसे सिएरा की बदौलत लुसिंडा से मिला था, लेकिन ईदान के पास अभी तक नहीं था। इसे पाने के लिए उसे अल्फा जाति के प्रतिनिधियों को ढूंढना था। इनाम के बारे में आपके क्या विचार हैं अराबेल? ईदान ने अराबेल से पूछा कि क्या चुनना है। चलो पहले रक्तवंशी औषधि की कीमत देख लेते हैं, अराबेल ने सुझाव दिया। ईदान उसके सुझाव से सहमत हो गया और ट्रेड फंक्शन खोला और ब्लड लाइन पोषण ढूंढने लगा। उसे तुरंत मिल गया और उसकी कीमत देखकर वो बहुत चक्का रह गया। ब्लड लाइन पोषण की कीमत सिर्फ 150 सिस्टम पॉइंट्स थी। ये बहुत अजीब था। सिस्टम, ब्लड लाइन पोषण इतने सस्ते क्यों हैं? क्या चाल है? अराबेल ने पोषण की कीमत पर गौर करते हुए पूछा। यदि आप लागत पर गौर करें तो 1000 सिस्टम पॉइंट्स वाला विकल्प उन्हें लॉटरी की तुलना में अधिक आकर्षक लगता है। मेजबान लागत पर गौर करते हुए 1000 सिस्टम पॉइंट्स का विकल्प उन्हें लॉटरी की तुलना में अधिक आकर्षक लगता है। मेजबानों, ट्रेड फंक्शन में आप जो पोषण खरीदते हैं और खोज पूरी करने पर आपको जो इनाम मिलता है उसमें अंतर होता है। यही अंतर उनकी कीमत में अंतर तय करता है। ट्रेड फंक्शन में खरीदे गए पोषण की अपनी सीमाएं होती हैं। इसकी रैंक खरीदने के समय से ही स्थिर रहती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अभी ब्लड लाइन पोषण खरीदते हैं तो उसकी रैंक गोल्डन होगी। भले ही आप अपनी रैंक को गोल्डन में अपग्रेड कर लें, पोषण की रैंक वही रहेगी। हालांकि ट्रेड फंक्शन में नए ब्लड लाइन पोषण की कीमत आपकी नई रैंक के अनुसार समायोजित की जाएगी। किसी खोज को पूरा करने पर इनाम के रूप में प्राप्त पोषण पर रैंक संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं होता। इसके लिए आपको ब्लड लाइन फंक्शन में एक नए ब्लड लाइन के लिए एक नए स्लॉट को खोलने और उसके लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत, ट्रेड फंक्शन में खरीदे गए पोषण का उपयोग करने के लिए आपको पहले सिस्टम पॉइंट्स देकर एक नए ब्लड लाइन के लिए एक नए स्लॉट को अनलॉक करना होगा। प्रणाली ने खरीदे गए पोषण और पुरस्कार के रूप में प्राप्त पोषण के बीच के अंतर को सरलता से समझा दिया। जब ईदान और अराबेल को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहला विकल्प चुना। उन्होंने एक स्वर में कहा, हम पहला विकल्प चुनते हैं। डिंग! चुना गया विकल्प एक वन स्क्रोल लॉटरी है जिसमें जूनोनिया की दुनिया से ब्लड लाइन पोषण है। दंपति के सामने एक लॉटरी का पहिया प्रकट हुआ जो अनेक बंद खंडों में बटा हुआ था। ईदान और अराबेल ये नहीं देख सकते थे कि कौन सी वंशावली किस खंड में थी। डिंग! पहिया चालू करने के लिए बीच में लाल वृत्त पर टैप करें और घूमना रोकने के लिए फिर से टैप करें। ईदान और अराबेल ने उत्साह और कुछ प्रत्याशा के साथ पहिए को देखा। फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। शुभकामनाएं ईदान, अराबेल ने ईदान से कहा। तुम भी, ईदान ने अपनी मुस्कुराहट न रोक पाते हुए कहा। देखते हैं किसकी किस्मत ज्यादा अच्छी है। दोनों ने एक ही समय पर लाल बटन दबाया और पहिया तुरंत घूम गया और गति पकड़ ली। ईदान ने पहले बटन दबाया और अराबेल ने ये देख लिया और कुछ देरी से उसकी हरकत का अनुसरण किया। धीरे धीरे दोनों पहियों की घूर्णन गति धीमी होने लगी और ईदान का पहिया सबसे पहले रुक गया। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपने वैम्पायर वंशावली जीत ली है। अरे, एक पिशाच? ईदान ने सोचा। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपने ड्रैगन वंशावली जीत ली है। ओह, ड्रैगन? अराबेल ने अपनी खुशी छुपाने में असमर्थ होते हुए कहा। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपने वैम्पायर ब्लड लाइन जीत ली है। अरे, एक पिशाच? ईदान ने सोचा। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपने ड्रैगन ब्लड लाइन जीत ली है। ओ, ड्रैगन? अराबेल ने अपनी खुशी छुपाने में असमर्थ होकर कहा। अरे सिस्टम, बताओ, अगर मैं पिशाच बन गया तो मैं सूरज की रोशनी में नहीं चमकूंगा ना? ईदान ने अचानक पूछा, अपने सवाल से अराबेल का ध्यान आकर्षित करते हुए। ईदान का प्रश्न सुनकर अराबेल अपनी हंसी रोक नहीं सकी। यहाँ तक कि एक अमीर परिवार की वंशज होने के नाते उसने भी इन प्रसिद्ध पिशाचों के बारे में सुना था। नहीं मेजबान, आप चमकेंगे नहीं, सिस्टम ने जवाब दिया। उफ! ईदान ने राहत की सांस ली और अराबेल की तरफ देखा जो अब भी उस पर हंस रही थी। उसने बस अपने कंधे उचका दिए। उसने कहा, मुझे औषधि लेने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए था। अच्छा, अराबेल ने जवाब दिया। फिर उस औषधि को देखा जो पिछली बार की तरह उसके हाथों पर दिखाई दी। छी! ईदान ने अराबेल के पोषण को देखते हुए कहा, ये जानने के बाद कि उसमें क्या गिरा था।
फिर उसने एरेबेल को एक ड्रैगन के रूप में कल्पना करने की कोशिश की। हालांकि वो लिम्बो गए थे और जानते थे कि वहाँ एक असली ड्रैगन है, लेकिन उन्होंने उसे अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। इसलिए ईदान को अंदाज़ा नहीं था कि एरेबेल जब ड्रैगन बनेगी तो कैसी दिखेगी। हालांकि मेलिसा के अनुसार वे जानते थे कि ड्रैगन मानव रूप धारण कर सकते हैं। अब एरेबेल के पास आइस वॉल्केरे की ठंडी और अलग रक्त रेखा थी, और जल्द ही उनके साथ एक गर्व से ड्रैगन भी शामिल हो गया। रुको रुको, ईदान ने खुद से कहा। फिर उसने अपनी नज़रें एरेबेल की ओर घुमाई, जो भूत के मुखौटे में छिपी हुई थी और अपने असली रूप में उतनी आकर्षक नहीं लग रही थी। लंबे लाल बाल और नीली आंखों वाली एक खूबसूरत लड़की, एक ठंडी और दूर से दिखने वाली सफ़ेद बालों वाली वॉल्केरी सुंदरी, और अब एक ड्रैगन सुंदरी। क्या मेरी गर्लफ्रेंड 3 अलग अलग लड़कियों में बदल सकती है, न केवल दिखने में बल्कि चरित्र में भी? ईदान के विचार मानो बवंडर में घूम रहे थे। एरेबेल ने अपनी नज़र औषधि से हटाकर ईदान पर डाली, जो उसे सोच में डूबा हुआ देख रहा था। उसके लिए इस नए रूप में उसे दिखना असामान्य था। वो क्या सोच रहा है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। वो आपके बारे में सोच रहे मेज़बान। अचानक सिस्टम बचाव के लिए आ गया, और जो ईदान के मन की बात सुन और जान सकता था उसने एरेबेल को सब कुछ बता दिया। एरेबेल ये सुनकर स्तब्ध रह गई और आंखें फाड़कर ईदान को देखने लगी। मुझे कुछ सोचने का समय मिल गया, एरेबेल ने गाली दी, लेकिन फिर वो ईदान की ओर देखने लगी और वही कल्पना करने लगी। क्या ईदान अपने सामान्य रूप के अलावा पहले से ही अग्नि के अल्फा का गर्म रूप धारण नहीं कर चुका है, और अब उसके पास पिशाच बनने का अवसर है? एरेबेल के विचार घूमने लगे। ईदान की तरह उसे भी एहसास हुआ कि इस स्थिति में उसका प्रेमी भी 3 अलग अलग युवकों में बदल सकेगा। एक साधारण आदमी जिसका सिर उसके कंधों पर था, जिसका चरित्र उसे सबसे अधिक पसंद आने लगा था। फिर एक आकर्षक युवा लाल रंग वाले अल्फा ऑफ द फायर, और अंत में एक गोरी त्वचा वाला सुंदर पिशाच। एरेबेल को थोड़ा चक्कर आ रहा था। कौन सी लड़की अपने जमाने में वैम्पायर बॉयफ्रेंड का सपना नहीं देखती? एरेबेल, तुम क्या सोच रही हो? ईदान ने अचानक पूछा, एरेबेल को लड़कियों के सपनों की दुनिया से बाहर खींचते हुए। नहीं, कुछ नहीं, एरेबेल हकलाई और फिर नजरें फेर ली। ईदान ने कसम खाई कि उसने उसके चेहरे पर शर्मिंदगी देखी थी। ईदान ने एरेबेल को हल्के संदेह से देखा, लेकिन इस विषय को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया। मुझे लगता है कि हमें इन पोषन्स को अभी के लिए अलग रख देना चाहिए। जब हम अंततः अपनी पहली रक्त रेखाओं में महारत हासिल कर लेंगे, गोल्ड रैंक तक पहुंचने के बाद हम अपनी दूसरी रक्त रेखाओं के लिए पोषन्स खरीद पाएंगे, और साथ ही ब्लड लाइन्स फंक्शन में दूसरी रक्त रेखा के लिए स्लॉट भी। अभी पोषन्स और स्लॉट की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम सिस्टम पॉइंट्स का उपयोग कर सकते हैं और पोषन्स को बाद के लिए बचाकर रख सकते हैं। ईदान ने अपनी राय व्यक्त की। वो समझ गया कि सफलता के तुरंत बाद पोषन्स का इस्तेमाल करना समझदारी नहीं है। मैं सहमत हूँ। इन औषधियों की कीमत समझते हुए एरेबेल ने सहमति जताई। हालांकि वो जल्द से जल्द ईदान को पिशाच रूप में देखना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि उसे थोड़ा इंतजार करना होगा। देर सवेर वो उसे इस रूप में ज़रूर देखेगी। ईदान और एरेबेल ने औषधियों को सामान्य भंडार में रख दिया। सिस्टम, एक छोटे से स्थानिक क्रिस्टल का क्या उपयोग है? ईदान को अचानक पहला इनाम याद आ गया। जब सिस्टम ने अपनी बात पूरी की तो उसने तुरंत मामला स्पष्ट करने का निश्चय किया। एक छोटा सा स्थानिक क्रिस्टल एक अतुल्य और मूल्यवान संसाधन है, जिसका उपयोग कई क्षेत्रों में किया जा सकता है। वर्तमान में मेज़बान, या आपके पालतू जानवर के खाने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके लोमड़ी के बच्चे का अंतरिक्ष तत्व से गहरा संबंध है, और एक छोटा सा स्थानिक क्रिस्टल उसके लिए एक उत्कृष्ट ऊर्जा का स्रोत होगा। इसके अतिरिक्त ये छोटा सा स्थानिक क्रिस्टल आपके स्थानिक भंडार को सुधारने का मुख्य संसाधन है। प्रणाली ने तुरंत विस्तृत जवाब दिया। काश मैंने इसके बारे में पहले सोचा होता। सिस्टम के स्पष्टीकरण के बाद ही ईदान को अपने व्यक्तिगत स्थानिक भंडार के बारे में याद आया, जहां उनका सारा सामान संग्रहित था। अपने अस्तित्व के दौरान इस भंडार को बार बार संशोधित और बेहतर किया गया है। वर्तमान में इसका आकार 12 गुना 12 मीटर था। हालांकि वो अभी भी इसमें जीवित प्राणियों को नहीं रख सकते थे, सिवाय उन जीवों के जो उनसे अनुबंध द्वारा बंधे हुए थे। उन्हें यह अवसर अपने पहले तारों के जागरण के बाद मिला। उन्होंने अभी तक नेड और बेरू को वहां रखने की कोशिश नहीं की, एस्मे की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन अब उनके पास ये छोटा सा स्थानिक क्रिस्टल था, जो उनके भंडार में काफ़ी सुधार कर सकता था। ईदान ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सिस्टम से उनके स्थानिक भंडार में सुधार के लिए आवश्यकताओं के बारे में पूछ लिया। हालांकि छोटा सा स्थानिक क्रिस्टल ही एकमात्र आवश्यक संसाधन नहीं था, फिर भी ये सबसे महंगा और दुर्लभ निकला। बाकी, जैसा कि ईदान ने ट्रेड फंक्शन का उपयोग करके पाया, अपेक्षाकृत सस्ते और कमोबेश सुलभ थे।
लेकिन उनके पास बचे हुए सिस्टम पॉइंट्स की सीमित संख्या को देखते हुए ईदान और अरेबेल ने विचार विमर्श किया और अपग्रेड को तब तक स्थगित करने का निर्णय लिया जब तक कि वो उन्हें प्राप्त करने का कोई स्थिर तरीका नहीं ढूंढ लेते। अरे सिस्टम, क्या तुम कुछ भूल गए हो? त्रिज्या और छोटे से स्थानिक क्रिस्टल पर चर्चा समाप्त होने पर अरेबेल ने पूछा। अंत में उसे वो सबसे जरूरी सवाल याद आ गया जो वो पूछना चाहते थे। प्रणाली। जैसे वो नहीं समझ रही हो कि अरेबेल किस बारे में बात कर रही है। मुझे बताओ, हमारी दुनिया में आपदाओं पर विजय और सिस्टम की तथाकथित मोहरों के बीच क्या संबंध है? अरेबेल ने उत्सुकता से पूछा। प्रणाली ने इस सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया। अरेबेल और ईदान बेसब्री से जवाब का इंतजार कर रहे थे। मेजबान, जिन आपदाओं की आप बात कर रहे हैं वो वास्तव में आपकी दुनिया के विकास के एक नए चरण में प्रवेश करने के परिणाम हैं। मेजबानों, आप जिन तथाकथित आपदाओं की बात कर रहे हैं वे वास्तव में आपकी दुनिया के विकास के एक नए चरण में प्रवेश करने के परिणाम हैं। हाँ? ईदान और अरेबेल अपने इस सिस्टम से ऐसा स्पष्टीकरण सुनकर हैरान रह गए। तुमने अभी क्या कहा? ईदान ने धीरे धीरे होश में आते हुए पूछा। ये सिस्टम दावा करता है कि जिन तथाकथित आपदाओं की आप बात कर रहे हैं वे आपकी दुनिया के विकास के एक नए चरण में प्रवेश करने का परिणाम मात्र हैं। सिस्टम ने दोहराया। अपने मेजबानों में सदमे और अविश्वास को देखते हुए सिस्टम ने स्थिति को और अधिक विस्तार से समझाने का निर्णय लिया। मेजबानों, हर दुनिया बिना किसी अपवाद के समय के साथ प्राकृतिक विकास के कई चरणों से गुजरती है। जैसे जैसे दुनिया विकसित होती है वैसे वैसे उससे जुड़े सभी जीव भी विकसित होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में जब विश्व विकास के एक नए चरण की ओर बढ़ रहा हो तो ऐसे कोई परिणाम नहीं होने चाहिए जिन्हें आप आपदा कहें। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी दुनिया विकास के प्राकृतिक रास्ते पर नहीं चलती। प्राकृतिक विकास में बहुत समय लग सकता है। आपकी दुनिया तेजी से बढ़ रही है। ये कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक कृत्रिम प्रक्रिया है। किसी ने या किसी चीज़ ने जानबूझकर इसे शुरू किया और ये उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से लीक होने लगी। आपकी दुनिया के प्राणियों को इस त्वरण के साथ समायोजित करने और इससे बचने में मदद करने के लिए सिस्टम्स आपकी दुनिया में उतर आए हैं। जब ईदान और अरेबेल को इस आपदा का कारण पता चला तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि क्या हुआ था। उन्हें इस जानकारी को समझने और आत्मसात करने के लिए समय चाहिए था। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, सीरम रहस्य और जुनोनिया की दुनिया से उनके सिस्टम्स के संबंध के बारे में। थोड़ा संभलने के बाद ईदान और अरेबेल को एहसास हुआ कि सिस्टम से ये सारे सवाल पूछने और नई जानकारी समझने के लिए उन्हें और समय चाहिए। हालांकि इस गली में ऐसा करना ठीक नहीं था। उन्होंने पहले मुख्य समस्याओं को सुलझाने का फैसला किया और फिर जब उनके पास ज़्यादा खाली समय होगा तब इस सिस्टम से हर चीज़ के बारे में विस्तार से पूछ पाएंगे। जैसा कि सिस्टम ने कहा था, प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी और वे अपने कार्यों से इतने बड़े पैमाने की घटनाओं को प्रभावित नहीं कर सकते थे, इसलिए जल्दीबाजी करने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि इसके बावजूद वे दोनों प्रश्नों का उत्तर देने में रुचि रखते थे। तो क्या सिस्टम का अधिकतम स्तर विश्व के विकास के स्तर पर निर्भर करता है? ईदान ने जो कुछ सुना था उस पर विचार करते हुए पूछा। हाँ मेज़बान, आपकी दुनिया कई सिस्टम्स की पूरी शक्ति का सामना नहीं कर सकती, इसलिए उनमें से प्रत्येक की दुनिया के विकास के स्तर से संबंधित मोहरों के रूप में सीमाएं हैं। विकास के एक नए चरण पर जाने पर ये मोहरें हट जाती हैं और उनके साथ ही सिस्टम का अधिकतम स्तर भी। आखिरकार दुनिया हर नए चरण के साथ और भी मजबूत होती जा रही है। ईदान और अरेबेल को संभलने में थोड़ा वक्त लगा। उनके मन में सिस्टम के बारे में कई प्रश्न थे जो वे पूछना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें बात के लिए टाल दिया। उनके सामने इस समय बहुत सारी गंभीर समस्याएं थीं और उनमें नई समस्याएं और उससे भी अधिक गंभीर समस्याएं जोड़ना उनके लिए अच्छा विचार नहीं था। ओह! ईदान ने सांस लेते हुए अरेबेल की ओर देखा जिसके चेहरे पर जटिल भावनाएं झलक रही थी। तुम कैसी हो? उसने उससे पूछा। ये ठीक है, अरेबेल ने जवाब दिया और फिर कहा, यह विश्वास करना कठिन है। हाँ, लेकिन अभी के लिए हम सब कुछ बात के लिए छोड़ देते हैं जब तक कि हम वर्तमान समस्याओं का समाधान नहीं कर लेते, ईदान ने कहा और अरेबेल ने सहमति में सिर हिलाया। सिस्टम, मुझे बताओ, क्या आपके पास हमें नए पहचान पत्र दिलाने का अवसर है? ईदान ने सिस्टम से पूछा। होस्ट, ट्रेड फंक्शन में आप एक ऐसी सेवा पा सकते हैं जो आपकी वर्तमान समस्याओं को हल करने में मदद करेगी, जिसमें नए प्रमाणित पहचान पत्र प्राप्त करना भी शामिल है। फिर से ट्रेड फंक्शन? ईदान ने पूछा। अब उसे कोई हैरानी नहीं थी। उसे लगने लगा था कि इस फंक्शन में आप कुछ भी पा सकते हैं बशर्ते आपके पास इसके लिए कुछ भुगतान करने को हो।
सिस्टम के निर्देशों का पालन करते हुए ईदान और एरेबेल को तुरंत वही मिल गया जिसकी वे तलाश कर रहे थे। जैसा कि सिस्टम ने बताया था, उन्हें वहां एक ऐसी सेवा मिली जो उन्हें लगभग किसी भी पहचान पत्र को प्राप्त करने में मदद कर सकती थी। सौभाग्य से सेवा की लागत बहुत ज्यादा नहीं थी। ये कोको के लिए कैंडी की कीमत के बराबर थी। एक आईडी कार्ड के लिए 100 सिस्टम पॉइंट्स। उन्हें बस एक फॉर्म भरना था और उत्पाद के लिए भुगतान करना था। सेवा के विवरण में स्पष्ट नहीं था कि ये सेवा वास्तव में कौन प्रदान करता है। जिस पंक्ति में आमतौर पर नाम लिखा होता था, वहां केवल एक शब्द था, सीक्रेट। ईदान और एरेबेल को पूरा यकीन था कि ये एक और सर्वोच्च सिस्टम होनी चाहिए। मुझे कौन से नाम चुनने चाहिए? ईदान ने एरेबेल की ओर देखते हुए कहा। एरेबेल ने ईदान के प्रश्न पर विचार किया। वैसे क्या आपको पता चला है कि मास्क का विन्यास बदलना संभव है? उसने पूछा। मैंने इसे आजमाया नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा काम तो होना ही चाहिए। क्या तुम अपने नए रूप से पहले ही थक गई हो? एरेबेल ने पूछा। नहीं, ये तो बस दिलचस्प है, ईदान ने जवाब दिया और अपने नाम के बारे में सोचने लगा। वैसे अस्मा को बाहर निकालो, अगर वो हमारी मदद करने जा रही है तो उसे भी पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। सचमुच, एरेबेल को याद आया और उसने तुरंत अपने दूसरे स्टार से अस्मा को बुलाया। समुद्री हरे रंग के बालों वाली एक खूबसूरत छोटी सी महिला उनके सामने प्रकट हुई, जो थोड़ी थकी हुई और कमजोर लग रही थी। एस्मा एरेबेल के स्टार के अंदर होने के कारण अर्ध बेहोशी की हालत में थी। जब उसे बाहर निकाला गया तो उसे तुरंत होश आया और उसने देखा कि एरेबेल और सुनहरे बालों और नीली आंखों वाला एक अनजान युवक उसके सामने खड़ा है। एस्मा वे भौहें चढ़ाईं और ईदान की ओर इशारा करके पूछा, ये खूबसूरत नौजवान कौन है? ईदान कहाँ है? क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही हो? उसने एरेबेल पर ऐसे सवालों की बौछार कर दी जिससे उसका सिर चकरा गया। उस समय एरेबेल उसे मारना चाहता था। ये ईदान है, एरेबेल ने दृढ़ता से कहा। हाँ? एस्मा ने अपना सिर झुका लिया। ये मैं हूँ, ईदान ने अपना मुखौटा उतारते हुए अपनी सामान्य उपस्थिति प्रकट करते हुए कहा। ओह, तो आपके पास मास्क भी है, कमाल है। क्या और कुछ है? एस्मा ने पहले आश्चर्य से, फिर उत्साह और कुछ उम्मीद से पूछा। दुर्भाग्य से नहीं, ईदान ने उत्तर देते हुए अपना मास्क वापस पहन लिया और जैसा कि एस्मा ने कहा था, एक सुंदर युवक का रूप धारण कर लिया। एस्मा का मूड तुरंत खराब हो गया। हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है, एरेबेल ने एस्मा के मूड से बेखबर कहा। वो उसे समझाने लगी कि वे पहले से ही अपनी दुनिया में हैं और उन्हें क्या करना है। एस्मा ने दूसरी दुनिया के बारे में सुना था और वो चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि यहाँ की इमारतें और यहाँ तक की हवा भी बिल्कुल अलग थी। ये वैसी नहीं थी जैसी वे जानती थी और उसका मूड फिर से अच्छा हो गया। ठीक है, चलो अब नामों के बारे में सोचते हैं, एरेबेल ने सुझाव दिया। मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी, ये एक दूसरी दुनिया है और यहाँ मुझे कोई नहीं जानता, इसलिए मुझे यहीं छिपना होगा, एस्मा ने सरलता से कहा और एरेबेल ने उसकी बात मान ली। ईदान और एरेबेल को नए नामों पर निर्णय लेने और अंततः उन्हें स्वीकार करने में थोड़ा वक्त लगा। आखिरकार ईदान ने ईथन गोल्डविंग नाम पर सहमति जताई, जो एक छोटे अमीर परिवार का बेटा था। उसने कहानी गढ़ी कि वो परिवार का इकलौता जीवित सदस्य है और अब परिवार की सारी संपत्ति उसकी है। एरेबेल ने अपना नाम इजाबेला वाइट रखने का फैसला किया। उसे ये विचार आया कि वो एक छोटे से कस्बे में अनाथ अवस्था में पली बढ़ी थी, लेकिन अपने ज्ञान की बदौलत वो विश्वविद्यालय जा सकी। वहां उसकी ईथन से मुलाकात हुई और वो उसकी मंगेतर बन गई। तब से वे दोनों साथ हैं। एस्मे को बस एक नया उपनाम मिला, ब्लूबेरी। किंवदंती है कि वो भी एरेबेल की तरह अनाथ थी और इजाबेला वाइट की बचपन की दोस्त थी। तीनों अपनी नई पहचान से खुश थे। उन्होंने एक प्रश्नावली भरी और जल्द ही 300 सिस्टम पॉइंट्स का भुगतान करके नई पहचान प्राप्त कर ली। अगला कदम ये जाना था कि उनकी अनुपस्थिति में दुनिया में क्या हुआ था। वे अपने प्रियजनों के बारे में, दूसरी आपदा के बारे में और पैसे और नए कपड़े कैसे पाएं उसके बारे में जानना चाहते थे। कुछ घंटों बाद तीनों एक छोटे से कैफे में पहुंचे जो उनके आगमन स्थल से काफी दूर स्थित था। दंपति को ये जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें इस दुनिया में आए हुए लगभग 1 वर्ष और 9 महीने बीत चुके थे। अगली आपदा बस 3 महीने दूर थी। 3 महीने बाद उनकी दुनिया एक बार फिर अपने विकास के एक नए चरण में प्रवेश करेगी। सिस्टम की तीसरी मुहर हटा दी जाएगी और स्वीकार्य स्तर 40 तक बढ़ा दिया जाएगा। 3 महीने का समय ठीक वही था जब इस जोड़े को अपनी वंशावली में महारत हासिल करनी थी और आरोहण परीक्षणों को पार करना था। उन्हें स्तर 20 की सीमाओं को पार करना था और फिर स्तर 30 तक पहुंचना था। कैफे में खाली सीट पाकर वो तीनों बैठ गए। ईदान अपनी उत्सवी पोशाक में बहुत ही अलग दिख रहा था और दूसरी युवतियां और औरतें बीच बीच में उसे देखती रहती थी, जिससे एरेबेल और भी ज्यादा नाराज हो रही थी। उसे ईदान के नए रूप से नफरत होने लगी थी। अपने पुराने रूप में वे विपरीत लिंग के लोगों को उतना आकर्षित नहीं करते थे। एस्मा ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इतने घंटों तक वे एक नई दुनिया की खोज से चकित होती रही। उसके लिए सब कुछ नया था। ईदान और एरेबेल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे माता पिता हैं जिन्होंने अपनी बेटी को सैर के लिए बाहर जाने दिया है, और एस्मा हमेशा एक छोटी बच्ची की तरह नई चीज़ों की प्रशंसा करती रहती थी। लोग कभी कभी उनके समूह को अजीब नज़रों से देखते थे, जिससे ईदान और एरेबेल थोड़ा असहज महसूस करते थे।
ठीक है, चलो कुछ ऑर्डर करें और जो कुछ हमने सीखा और सुना है उसका सारांश दें। अंततः बैठते हुए ईदान ने लड़कियों को सुझाव दिया, लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं, और ऐसा कुछ चुने जो बहुत महंगा ना हो। ईदान ने कहा, ये देखते हुए कि उनके पास इस समय कितना पैसा है, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था। ऐसा कैसे? एस्मा ने शिकायत की। जैसे ही उसने अभी अभी मेन्यू उठाया और खोला। हालांकि वो उनकी भाषा नहीं समझ पा रही थी, लेकिन मेन्यू पर छपी तस्वीरों ने उसकी भूख बढ़ा दी थी। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, जैसे ही तुम्हारे पास होंगे हम तुम्हें जो चाहो करने से नहीं रोकेंगे, एरेबेल ने एस्मा से कहा। जब उसे एहसास हुआ तो वो बस मुंह बनाकर बैठ गई, मानो कोई लड़की अपने माता पिता से नाराज हो। कम से कम वो उन्मादग्रस्त तो नहीं हुई, ईदान और एरेबेल ने एक साथ सोचा, एस्मा के अपमानित चेहरे को देखते हुए। ये आश्चर्यजनक है कि संघ अभी भी अस्तित्व में है और इतने समय में भी इसका पतन नहीं हुआ है, ईदान ने आश्चर्य से कहा। और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि जैसा कि आपने उम्मीद की थी, गिल्ड्स प्रकट हो गए हैं, एरेबेल ने प्रशंसापूर्वक ईदान की ओर देखते हुए कहा। जैसा कि ईदान ने उसे बताया था, पिछले कुछ वर्षों में गिल्ड्स का उदय हुआ है, जिनका नेतृत्व अक्सर पहली लहर के जागृत लोगों द्वारा किया जाता है। ईदान और एरेबेल को दुनिया भर की स्थिति के बारे में कुछ भी विशेष जानकारी नहीं मिली, केवल अफवाहें ही मिली। ये स्पष्ट था कि ना तो फेडरेशन और न ही नए गिल्ड्स आम निवासियों के साथ सारी जानकारी साझा करने के लिए उत्सुक थे। अधिक विस्तृत और विश्वस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें गिल्ड या फेडरेशन से किसी से संपर्क करना पड़ा। जब संघ की बात आई तो ईदान और एरेबेल को पता चला कि संघों के अस्तित्व में आने के बाद उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जागृत संघ का गठन किया गया था। अगर ये तथ्य ना होता कि पहली लहर के सभी जागृत संघ छोड़कर नहीं गए थे, तो ये विचार सफल नहीं होता। ये केवल प्रथम लहर के जागृत लोगों के समर्थन के कारण ही संभव हो सका, जिन्होंने फेडरेशन के साथ मिलकर काम किया, जिससे संघ सफल हो सका और आधुनिक विश्व में एक महत्वपूर्ण संरचना में से एक बन सका, जो जुनूनिया में एडवेंचरस गिल्ड के समान था। हालांकि ये जोड़े के बारे में एक सामान्य विचार था जो उन्होंने सुनी अफवाहों और खबरों पर आधारित था। अब पूरी तस्वीर कमोबेश साफ हो गई है। अब हमें पता लगाना है कि मेरी बहन और तुम्हारा भाई कहाँ हैं, ईदान ने एरेबेल की ओर देखते हुए कहा। बदले में एरेबेल ने भी उसकी बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। इस समय एरेबेल अपने परिवार से संपर्क करने के लिए उत्सुक नहीं थी। वे अपने भाई से घर के हालात के बारे में विस्तार से जानना चाहती थी। एक ऐसे परिवार में पली बड़ी होने के नाते वे समझती थी कि परिवार के बारे में लोगों की राय घर के अंदर की बातों से बहुत अलग होती है। इसलिए एरेबेल अपने परिवार के बारे में खबरों या अफवाहों से नहीं जानना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि ये सब बस दिखावा या झूठ हो सकता है। तो फिर आइए हम एसोसिएशन में उन लोगों के रूप में पंजीकृत हों जो प्राकृतिक रूप से जागृत हुए हैं, ना कि किसी सिरम के माध्यम से, ईदान ने सुझाव दिया और एरेबेल ने फिर से सहमति में सिर हिलाया। ये खबरों में से एक थी जिसने इस जोड़े को वाकई हैरान कर दिया। दूसरी आपदा के बाद जब दुनिया थोड़ी मजबूत हुई तो जागृत लोग न केवल सिरम के आने के बाद बल्कि उसके बिना भी दिखाई देने लगे, और जागृति की इस प्रक्रिया को प्राकृतिक कहा गया। इस वजह से फेडरेशन के लिए जागृत लोगों की संख्या को नियंत्रित करना अधिक कठिन हो गया। फेडरेशन ने सभी जागृत लोगों से एसोसिएशन में पंजीकृत होने का आह्वान किया। अपंजीकृत जागृत व्यक्तियों से निपटने के लिए एक विशेष विभाग स्थापित किया गया है। बेशक आम लोगों के लिए जागृत व्यक्तियों से निपटना मुश्किल था, इसलिए विशेष विभाग ने अपने अलग जागृत व्यक्ति बनाए। साथ ही इस प्रणाली ने स्वयं विशेष विभाग के काम में कुछ कठिनाइयां पैदा कर दी, जो अपंजीकृत जागृत लोगों को पकड़ने में लगा हुआ था। शुरू से ही ईदान को इस बात पर आश्चर्य होता रहा कि जागृत लोग जिनके पास अपनी व्यवस्थाएं हैं, सत्ता पर कब्जा क्यों नहीं कर पाते और इसे आम प्रभावशाली लोगों से क्यों नहीं छीन लेते हैं। और अब जागृत होने के बाद ही उसे आखिरकार इसका कारण समझ में आ गया। ये उस सीमा के बारे में थी जो सिस्टम ने अपने होस्ट्स पर लगाई थी। वे साधारण मनुष्यों के विरुद्ध कार्य करने को स्वीकार नहीं करती थी। यदि कोई होस्ट मनुष्यों के विरुद्ध कोई कार्य करता था तो उसे उन छिपे हुए आंकड़ों को कम करके दंडित किया जाता था, जो होस्ट को स्वयं दिखाई नहीं देते थे। इस विशेषता को कर्म कहा जाता था। प्रत्येक यजमान ये महसूस कर सकता था कि उसके कार्यों ने कर्म के स्तर को किस प्रकार प्रभावित किया है, लेकिन ये नहीं जानता था कि उस समय ये कितना ऊंचा था। सिस्टम के नियमों के अनुसार यदि नश्वरों के विरुद्ध कार्यों के परिणाम स्वरूप कर्म सूचकांक बहुत कम हो जाता है और स्थापित सीमा से अधिक हो जाता है, तो अन्य सिस्टम को इस सिस्टम के अवांछित होस्ट को समाप्त करने का कार्य मिल सकता है। इसके अलावा किसी होस्ट द्वारा किसी अन्य सिस्टम के होस्ट के विरुद्ध की गई कार्यवाही से कर्म कम हो सकता था। हालांकि इस मामले में कुछ बारीकियां थीं। सजा देने के लिए इस बात का अकाट्य प्रमाण आवश्यक था कि अन्य सिस्टम का होस्ट ही अपराधी है।
इस प्रमाण के बिना सजा का कोई असर नहीं होता, जिससे स्वाभाविक रूप से गुप्त कार्यवाहियों और हेर-फेर का अवसर मिलता था। खुले संघर्ष के लिए होस्टों के बीच एक आधिकारिक लड़ाई को चुनौती देना और व्यवस्थित करना आवश्यक था। लड़ाइयाँ 2 रूपों में हो सकती थीं। तब तक लड़ो जब तक दूसरा पक्ष हार न मान ले, मृत्यु तक लड़ो। जब ईदान ने पहली बार सिस्टम से कर्म के बारे में सीखा तो उसे लगा कि ये बहुत आसान है। हालांकि जितना ज्यादा उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे एहसास हुआ कि कर्म एक कहीं ज्यादा जटिल प्रक्रिया है। सिस्टम में ऐसी खामियां और तरकीबें थीं जिनसे प्रतिबंधों को दरकिनार किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, अगर किसी सिस्टम होस्ट पर किसी दूसरे होस्ट द्वारा हमला किया जाता है, तो पहला होस्ट उस होस्ट के कर्म को कम या बढ़ाए बिना उस पर रक्षात्मक कार्रवाई कर सकता था। हत्या के अलावा सभी तरह की कार्रवाई की अनुमति थी। ईदान को एहसास हुआ कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप पहले किसी दूसरे होस्ट को अपने खिलाफ काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं और फिर अपने कर्म कम होने के डर के बिना उन्हें जितना चाहे उतना कष्ट दे सकते हैं। बुरे इरादे वाले लोग ऐसी तरकीबें आसानी से अपना सकते हैं, और ये एकमात्र तरीका नहीं था। हर नियम की अपनी कमियां और खामियां होती हैं। सामान्य यादृच्छिक क्रियाओं का कर्म पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। क्षति जितनी ज्यादा होगी, ये सूचक उतना ही कम होता जाएगा। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण क्रिया जो कर्म को काफी कम करती है, वो है हत्या। ये कहना असंभव है कि दूसरे सिस्टम होस्ट्स को आपका शिकार करने के लिए कितने मर्शवर जीवों को मारना जरूरी है। ये कई कारकों और विशिष्ट स्थिति पर निर्भर करता है। जब ईदान को इस बारे में पता चला तो उसे याद आया कि आरोहण परीक्षा के दौरान उसके साथ क्या हुआ था। उसने अरबले के पूर्व मंगेतर क्रिस्टोफर के बारे में सोचने से बचने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को उसे याद करने से नहीं रोक पाया। जैसे ही ईदान ने क्रिस्टोफर के बारे में सोचा, उसके अंदर भावनाएं फिर से भड़कने लगी और उसके विचार भ्रमित होने लगे। उस दिन आरोहण परीक्षण के दौरान ईदान ने ह्यूग परिवार के निवास को लगभग नष्ट कर दिया था और स्वयं क्रिस्टोफर सहित कई मर्शवर लोग उसके गर्म हाथों में आ गए थे। उस समय ईदान पहले ही कर्म की स्थापित सीमा पार कर चुका था और अन्य मेजबानों को उसे खत्म करने का काम सौंपा गया था। ईदान को एहसास हुआ कि उसने सारी हदें पार कर दी हैं। उसकी शक्तियां नाटकीय रूप से कमजोर हो गईं और अंततः वो अरबले से आमने सामने के द्वंद्व में हार गया। उसके साथ लड़ाई से पहले उसके कर्मों ने उसके कर्म स्कोर में कमी के कारण उसकी युद्ध शक्ति को पहले ही काफी कम कर दिया था। लिम्बो से लौटने के बाद से ईदान को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। अब जब उसने क्रिस्टोफर के बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि ये कितना अजीब एहसास था। उसके रक्त वंश ने उसे प्रभावित करना शुरू कर दिया था। उसके वंश को उससे कुछ चाहिए था। जब लड़कियों ने अपना खाना खत्म कर लिया तो ईदान, अरबले और एस्मा भोजन का भुगतान करके कैफे से बाहर चले गए। ईदान अरबले को देखकर कसम खा सकता था कि उसे भी अपने वंश का असर महसूस हो रहा होगा। उसने देखा कि कैसी कभी-कभी उसका मूड अचानक से अलग-थलग हो जाता था। उसके चेहरे पर ठंडक छा जाती थी, लेकिन फिर वो अपने सामान्य व्यवहार पर लौट आती थी। ऐसे परिवर्तन आमतौर पर तब होते थे जब बात उसके परिवार या उसके भाई अरसलान के बारे में आती थी। अब क्योंकि उनके पास एक लक्ष्य था तो वो सार्वजनिक परिवहन से अवेकेंड एसोसिएशन पहुंच गए। ईदान और अरबले हाफती हुई एस्मा का साथ तब तक देते रहे जब तक कि वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच गए। संघ की राजधानी शाखा एक विशाल भवन में स्थित थी, जिसके सामने एक विशाल खुला क्षेत्र था। चौक के मध्य में एक अज्ञात व्यक्ति की वीरतापूर्ण मुद्रा में मूर्ति स्थापित थी, जो अवेकनिंग का प्रतीक थी। उनके अलावा चौक में बहुत से लोग आ जा रहे थे। उनके पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति का ध्यान उनके असामान्य समूह पर जाता। उनमें से एक ने उत्सवी पोशाक पहन रखी थी, दूसरे ने सामान्य कपड़े पहन रखे थे और तीसरे ने बहुत ही अजीब कपड़े पहन रखे थे। एस्मा के पास कोई स्थानीय कपड़े नहीं थे और उस जोड़े के पास अभी उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसे भी नहीं थे। इसलिए एस्मा ने अभी भी जुनूनिया की दुनिया से आए कपड़े पहन रखे थे, जो ईदान और अरबले के अनुसार स्थानीय मानदंडों के अनुरूप होने के बावजूद ध्यान आकर्षित करते थे। कुछ अतिथि जैसे कि वो दंपत्ति एक दूसरे में सिस्टम की उपस्थिति को महसूस कर सकते थे, जिससे ये संकेत मिलता था कि उनमें से प्रत्येक एक अवेकेंड व्यक्ति था। पिछली बार के विपरीत उनका सिस्टम अपनी यूनिक तरंगों को पहले ही छिपा सकता था, जिससे पहले ही उसकी जोड़ी और एक टाइटल की उपस्थिति का पता चल गया था। अब जोड़ी से आने वाली तरंगें सिस्टम के सामान्य उपयोगकर्ताओं की तरंगों से अलग थीं, यहाँ तक कि उनका सिस्टम भी अपनी दुर्लभता को छिपाकर खुद को सामान्य बता सकता था। इससे निश्चित रूप से ईदान और अरबले को आश्चर्य हुआ। जैसा कि सिस्टम ने स्वयं बताया, पिछली बार अनुष्ठान और जागरण के क्षण के कारण उसके पास अपनी तरंगों को छिपाने का समय और अवसर नहीं था। इसलिए ईदान की बड़ी बहन और अरबले के छोटे भाई की सिस्टम्स पपल की यूनिक तरंगों को पकड़ने में सक्षम थी। राहगीरों की निगाहों के सामने तीनों ने भवन में प्रवेश किया और आत्मविश्वास के साथ रिसेप्शन डेस्क पर जाकर अपने प्रश्न पूछे। आपका स्वागत है, संघ के एक युवा वर्दीधारी कर्मचारी ने उनका अभिवादन किया।
हेलो, अरबले ने उत्तर दिया और ईदान और एस्मा ने केवल सिर हिलाया। अरबले से अपने जुड़ाव के दौरान एस्मा आसानी से समझ सकती थी कि स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। हालांकि वो अभी पढ़ नहीं सकती थी, सिस्टम ने उसके शब्दों का अपने आप अनुवाद कर दिया और स्थानीय लोगों को पता भी नहीं चला कि एस्मा कोई और भाषा बोल रही है। ये सुविधा न केवल एस्मा पर बल्कि सभी सिस्टम होस्ट्स पर भी लागू होती थी जब वे किसी दूसरी दुनिया में जाते थे। इसकी वजह से दोनों दुनियाओं के बीच कोई भाषाई बाधा नहीं होती थी। हम स्वाभाविक रूप से जागृत लोगों के रूप में पंजीकरण कराने आए हैं, अरबले ने कहा, जिससे कर्मचारी वास्तव में आश्चर्यचकित हो गया। वर्तमान में स्वाभाविक रूप से जागृत लोगों की संख्या कम थी और अगर वे थे भी तो वे एसोसिएशन में पंजीकरण कराने की कोशिश नहीं करते थे और गुमनाम रहना पसंद करते थे। क्या कोई समस्या है? अरबले ने पूछा, ये देखकर कि कर्मचारी असमंजस में फंस गया। नहीं, सच में बस इतना है कि जो लोग स्वाभाविक रूप से जागृत होते हैं वो हमारे पास अक्सर नहीं आते, कर्मचारी ने जल्दी से जवाब दिया। कृपया इधर आइए। इन शब्दों के साथ कर्मचारी ने समूह को अपने पीछे आने के लिए आमंत्रित किया। वो भवन के अंदर लिफ्ट की ओर चल पड़ी। प्रवेश द्वार पर खड़े लोग उनकी बातचीत सुनकर थोड़ा से आश्चर्य से फुसफुसाने लगे। कुछ तो अपने स्मार्टफोन निकालकर संदेश भेजने लगे। इन प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज करते हुए तीनों ने शांतिपूर्वक कर्मचारी का पीछा किया और लिफ्ट में प्रवेश कर गए। लिफ्ट 5वीं मंजिल पर रुकी। ईदान और अरबले अपनी हंसी नहीं रोक पाए, ये देखकर कि एस्मा भी खुशी से खुद को नहीं रोक पा रही थी, क्योंकि लिफ्ट में ये उसका पहला अनुभव था। कर्मचारी उनका व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित रह गया। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद वो तीनों को एक छोटे कमरे में ले गए और उनमें से प्रत्येक को भरने के लिए एक प्रश्नावली दी। ईदान और अरबले ने जल्दी से प्रश्नावली के प्रश्न पढ़े, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। उसी समय तीनों की नज़र दीवार पर लगे बड़े से शीशे पर पड़ी। हर किसी को, यहाँ तक कि एस्मा को भी, दर्पण के पीछे किसी की उपस्थिति महसूस हुई। अब जाकर दंपति को एहसास हुआ कि ये कमरा उन्हें फिल्मों के पूछताछ के कमरों जैसा याद दिलाता है, जहां पुलिस संदिग्धों से पूछताछ करती है। ये सब क्या है? अरबले ने कर्मचारी से मुड़कर पूछा। वो जवाब देने से पहले थोड़ा हिचकिचाई। ये बस एक रेगुलर प्रोसीजर है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि तुम सचमुच जाग रहे हो। अरबले की निगाहें और उससे निकलती ठंडी हवा ने उसे चौंका दिया। उसी समय दरवाजा खुला और एक युवक कमरे में दाखिल हुआ। ईदान और अरबले ने उस नए व्यक्ति को देखा और तुरंत समझ गए कि वो जाग रहा है। उससे निकलने वाली तरंगों के आधार पर उन्हें ये भी पता चल गया कि वो आईने के पीछे खड़ा था। नमस्ते, मेरा नाम क्लॉस मॉर्गन है। मैं एसोसिएशन का जागृत सदस्य हूँ। नए जागृत लोगों के पंजीकरण और सत्यापन के लिए जिम्मेदार हूँ, युवक ने अपना परिचय दिया। मॉर्गन परिवार? अरबले ने अपने परिवार का नाम सुनकर अविश्वास से कहा। मॉर्गन परिवार? अरबेल ने अपने परिवार का अंतिम नाम सुनकर अविश्वास से कहा। उस युवक ने, जिसने अपना परिचय क्लॉस मॉर्गन के रूप में दिया, अपना ध्यान अरबेल की ओर मोड़ा। भूत के मुखौटे में वो उसे पहचान नहीं पाया और उसके हैरान चेहरे को देखकर पूछा, क्या मेरे अंतिम नाम में कुछ गड़बड़ है? उसने स्पष्ट रूप से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इथैन ने अरबेल का हाथ थामते हुए उसे थोड़ा शांत किया। फिर उसने कहा, हम मशहूर मॉर्गन परिवार के प्रतिनिधि से मिलकर हैरान हैं। एस्मा चुपचाप देखती रही। उसे कमोबेश पहले से ही पता था कि अरबेल का अपने परिवार, जिसका नाम मॉर्गन था, के साथ रिश्ता मुश्किल था। अच्छा, बढ़िया, क्लॉस ने कर्मचारी की ओर सिर हिलाते हुए कहा और उसने भी सिर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। पहले प्रश्नावली भरो, फिर मैं साक्षात्कार शुरू करूंगा, क्लॉस ने कहा। उनके निर्देशों का पालन करते हुए ईथन, अरबेल और एस्मा बैठ गए और फॉर्म भरने लगे। एस्मा चुपचाप बैठी रही और इंतजार करती रही कि अरबेल अपना प्रश्नावली पूरा कर लेगी और फिर उसे ले लेगी, क्योंकि वो इस दुनिया के लेखन से परिचित नहीं थी। क्या कुछ गड़बड़ है? क्लॉस ने पूछा, जब उसने देखा कि एस्मा ने प्रश्नावली भरना शुरू नहीं किया है। मैं अपनी बहन की मदद का इंतजार कर रही हूँ, एस्मा ने अरबेल की ओर इशारा करते हुए स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। हालांकि क्लॉस को ये अजीब लगा, लेकिन उसने जिद नहीं की और बस उनके खत्म होने का इंतजार किया। जब एथन और अरबेल ने अपनी प्रश्नावली पूरी कर ली तो अरबेल ने तुरंत एस्मो की प्रश्नावली उठा ली। दोनों ने खुलकर बात की ताकि क्लॉस उनकी बातचीत सुन सके और जल्दी से प्रश्नावली भर दी। उन तीनों ने प्रश्नावली क्लॉस को सौंप दी और उसने उन्हें लेकर जल्दी से उसकी विषय वस्तु को पढ़ लिया। एथन गोल्डविंग, इजाबेला व्हाइट और एस्मा ब्लूबेरी, उसने उनके नाम बताए और उन्होंने जवाब में केवल सिर हिलाया। एथन ने अपनी उम्र 19 वर्ष, इजाबेला ने 18 वर्ष और एस्मा ने 17 वर्ष बताई। प्रश्नावली में एक सिस्टम नाम आइटम था, लेकिन तीनों ने इसे खाली छोड़ दिया क्योंकि कोष्ठक में ये लिखा था कि ये जानकारी वैकल्पिक है। कुछ और भी कम महत्वपूर्ण मुद्दे थे। वे ज्यादातर उनके गृहनगर, जागृति का समय, क्या वे पहले से ही किसी दूसरी दुनिया में हैं वगैरह से संबंधित थे। क्या आपको पहले भी सिरम मिला है?
क्लॉस ने प्रश्नावली से अपनी नजरें हटाए बिना पूछा। हाँ, इथान ने जवाब दिया। एस्मा के अलावा इज़ाबेला और मुझे भी सीरम मिल चुका है, लेकिन हम उस समय जाग नहीं पाए थे। क्लॉस ने इस उत्तर से संतुष्ट होकर सिर हिलाया। क्या आप किसी गिल्ड के सदस्य नहीं हैं? वो इस बिंदु पर पहुंच गया कि अगर कोई गिल्ड पहले से ही उसका सदस्य है तो उसे उससे अपनी संबद्धता बतानी पड़ी। बेशक तीनों ने इस आइटम को खाली छोड़ दिया। नहीं, हम किसी भी गिल्ड से संबंधित नहीं हैं, इथान ने उन सभी की ओर से उत्तर दिया। तो क्लॉस ने तीनों के लिखे जवाबों को बिंदुवार परिष्कृत किया और जल्द ही उनका काम पूरा हो गया। उन्हें कुछ भी संदिग्ध या असामान्य नहीं लगा। ठीक है, क्लॉस ने प्रश्नावली रखते हुए कहा, क्या आप जागृत एसोसिएशन में शामिल होना चाहेंगे? उन्होंने गौर से उनकी ओर देखते हुए पूछा। इस सवाल ने उन तीनों को चौंका दिया। हालांकि वे इस सुझाव के लिए तैयार थे, उन्होंने एक दूसरे को देखा और अपनी उलझन जाहिर की। हमें जवाब देने से पहले इसके बारे में सोचना होगा। हम अभी-अभी दूसरी दुनिया से लौटे हैं, तो अगर हम तुरंत जवाब नहीं दे सकते तो मुझे खेद है। आराबेल ने खेद व्यक्त करते हुए चतुराई से मना कर दिया। मैं आपकी बात समझता हूँ, क्लॉस ने कहा और बिजनेस कार्ड निकालकर उन तीनों को दे दिए। वे मॉर्गन परिवार के बिजनेस कार्ड थे। उन्हें एसोसिएशन में शामिल होने का न्योता देने के बाद क्लॉस ने तुरंत अपने परिवार के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। तीनों ने बिजनेस कार्ड लिए, उन्हें देखा और ऑफर का सार समझकर उन्हें अपनी जेबों में रख लिया। अब चूंकि आप हाल ही में लौटे हैं, तो आपको एक अलग दुनिया में होने का अनुभव जरूर मिला होगा। आप एक विशेष रिपोर्ट भरकर उसके लिए योगदान अंक प्राप्त कर सकते हैं। सत्यापन के बाद यदि आपकी जानकारी अद्वितीय पाई जाती है और हमारे अभिलेखों में नहीं मिलती है, तो आपको अतिरिक्त योगदान अंक प्राप्त होंगे। क्लॉस ने तुरंत एसोसिएशन की गतिविधियों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। योगदान अंकों के लिए आप आवश्यक सामग्री और संसाधन खरीद सकते हैं, यदि वे निश्चित रूप से एसोसिएशन के गोदाम में हों तो। इसके अलावा आपके पास संसाधन विभाग में उन सामग्री और संसाधनों का आदान प्रदान करने का अवसर है जिनकी आपको योगदान अंकों या क्रेडिट के लिए जरूरत है। बस यही है। इथान और आराबेल दोनों ने एक साथ एस्मा की ओर देखते हुए कहा। उनकी थोड़ी लालची निगाहें देखकर वो सिहर गई। क्या? एस्मा ने पूछा। हे बहन, दिखावा मत करो, तुम्हारे पास तो दूसरी दुनिया की बहुत सारी मुद्रा है ना? आराबेल ने मुस्कुराते हुए पूछा। एस्मा को पहले तो समझ नहीं आया, फिर उसे समझ आ गया। वो बेचारा जोड़ा उसकी बचत को स्थानीय मुद्रा में बदलना चाहता था। फिर उसे याद आया कि कैसे वे लालच में मारे गए जानवरों से लगभग सारा कीमती सामान इकट्ठा कर लेते थे। तुमने मारे गए जानवरों से लगभग सभी मूल्यवान संसाधन ले लिए हैं। अपने लालची हाथों वो मेरी जेब में डालने की कोशिश मत करना, एस्मा चिल्लाई। एस्मा का जवाब सुनकर दंपति शर्मिंदा हो गए। हाँ, उन्होंने जितना संभव हो सके सामान लेने की कोशिश की थी, क्योंकि वे उसे सिस्टम पॉइंट्स के बदले ले सकते थे। लेकिन शुक्र है, उन्होंने अभी तक उनका इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि उनकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं थी। यहाँ तक कि प्लैटिनम श्रेणी के जानवरों के संसाधन थे। हालांकि दंपति को एहसास हुआ कि उनकी दुनिया में फिलहाल केवल गोल्ड श्रेणी के जानवर और जीव ही होने चाहिए और कोई प्लैटिनम वाला नहीं होना चाहिए। इस पर विचार करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे स्वयं केवल सिल्वर श्रेणी पर ही थे, इसलिए वे गोल्ड श्रेणी के संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते थे। सौभाग्य से उनकी डिलीवरी में पहली बार उन्हें प्रदान करने के लिए पर्याप्त कांस्य और सिल्वर श्रेणी के संसाधन थे। दंपति और एस्मा ने पहले से ही एक कार्य योजना बना ली थी। उन्होंने मुद्रा के बदले संसाधनों का आदान प्रदान करने और फिर खरीदारी करने की योजना बनाई। अरे बहन, जो तुम्हारा है, क्या वो मेरा हिस्सा नहीं है? आराबेल ने मुस्कुराते हुए पूछा, उनके अनुबंध की ओर इशारा करते हुए। ना, नहीं, एस्मा ने मना कर दिया। आराबेल की मुस्कुराहट गायब नहीं हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडक थी जिसे एस्मा थोड़ी सिकुड़ गई। अनुबंध के कारण उसकी ताकत कम हो गई और आराबेल के पद के बराबर हो गई। ठीक है, मैं सब कुछ नहीं दे सकती, लेकिन थोड़ा बहुत साझा कर सकती हूँ। एस्मा ने आराबेल की निगाहों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये बहुत बढ़िया है, आराबेल ने खुश होकर कहा। आराबेल को एस्मे के साथ किए गए अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वो जानती थी कि एस्मे गरीब नहीं थी। सालों से उसकी दुकान में काम करके और दुखद औषधियां बेचकर एस्मा ने काफी पैसा जमा कर लिया था, इसलिए उसके साथ थोड़ा बहुत बांटना एस्मा के लिए इतना कष्टदायक नहीं था। अहम, क्लॉस ने अपना गला साफ करते हुए तीनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मैंने जो सुना है, क्या आपके पास कोई संसाधन है जिससे आप बदलना चाहेंगे? मैं एक कर्मचारी से आपको संसाधन विभाग ले जाने के लिए कहूंगा, लेकिन पहले यहाँ थोड़ा रुकिए। आपको जल्द ही जागृत व्यक्ति के रूप में आपके पहचान पत्र प्रदान किए जाएंगे। ये कहकर क्लॉस अपनी सीट से उठे और उनकी प्रश्नावली लेकर उन्हें प्रतीक्षा करते हुए छोड़ दिया। तीनों ने लगभग आधे घंटे तक इंतजार किया, तब जाकर एक कर्मचारी उनके पहचान पत्र लेकर उनके कमरे में आया। ये रहे आपके पहचान पत्र, उसने कहा। कर्मचारी ने कहा, आप इनका उपयोग नियमित कार्ड की तरह भुगतान करने और क्रेडिट स्टोर करने के लिए, साथ ही अवेकेंड एसोसिएशन से योगदान अंक अर्जित करने के लिए भी कर सकते हैं। वाह,
तीनों आश्चर्य से अपने पहचान पत्र उठा रहे थे। ध्यान दे, एक ट्रैकिंग डिवाइस का पता चला है जैसे ही जोड़े ने अपनी आईडी उठाई। इथान और आराबेल को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने अपने पुराने नंबर और कार्ड इस्तेमाल ना करने का फैसला किया, इस डर से कि कहीं उनका पीछा तो नहीं किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर नजर रखना बहुत आसान है, खासकर जब फेडरेशन और एसोसिएशन के पास जरूरी संसाधन हो। बिल्कुल, इसके बिना कैसे हो सकता है? इथान ने मानसिक संपर्क के माध्यम से आराबेल से बात की। हाँ, ये अपेक्षित है, आराबेल ने सहमति दी।